हमारा टॉपिक है VDM, वीना डेवलपमेंट मेथड। वीना डेवलपमेंट मेथड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वीना डेवलपमेंट मेथड क्या है। जिस तरह से हम प्रीवियस जी लैंग्वेज जी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फॉर्मल मेथड के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है। इसी तरह की एक लैंग्वेज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वीना डेवलपमेंट मेथड। वीना डेवलपमेंट मेथड में हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। केस स्टडी की जो समरी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। केस स्टडी जो है वो हमारी इंक्यूबेटर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्यूबेटर क्या होता है। इंक्यूबेटर एक ऐसा सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसका ये काम है कि इसने टेम्परेचर इन्वायरमेंट को टेम्परेचर विद इन इन्वायरमेंट जो है वो सेट करना होता है, इसको कंट्रोल करना होता है। जिस तरह से इंक्यूबेटर जो है वो प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस प्री मैच्योर बेबी जो है इंक्यूबेटर में सेफ़ रहता है, क्योंकि इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो उसके बॉडी के प्री मैच्योर बेबी के अकॉर्डिंग सेट आउट किया होता है, उसके इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया होता है। इंक्यूबेटर में हम प्रॉपर टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और इसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि इसके टेम्परेचर को किस हिसाब से हमने सेट करना है, कंट्रोल करना है और उसके हिसाब से काम करना है। इस केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे इंक्यूबेटर एक सिस्टम है जिसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू को सेट करना है, टेम्परेचर की वैल्यू को गेट करना है। इसके साथ साथ इसमें इंक्रीमेंट अप्लाई करना है और इसमें डिक्रीमेंट अप्लाई करना है। मतलब इंक्रीमेंट का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, डिक्रीमेंट का मतलब है कि टेम्परेचर को लो लेवल पे लेके आना है। और इसके साथ साथ हमने इसमें कुछ वेरिएबल सेट आउट करने हैं और कुछ ऑपरेशन सेट आउट करने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जब भी किसी सिस्टम को हमने डेवलप करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको पता होगा, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो पढ़ा हुआ है। जिस तरह से जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें कुछ फेजेस आते हैं और वो फेजेस कौन कौन से हैं। लाइक गैदरिंग, डेटा गैदरिंग करना, नंबर 2 प्लानिंग करना, नंबर 3 एनालाइज करना, कोडिंग करना, डिज़ाइनिंग करना और डिप्लॉय करना। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है उसमें हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना है। रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद उनको एनालाइज करना है। जिस तरह से इस स्लाइड में हमें ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इस बॉक्स का क्या मतलब है, इसको हम क्या कहेंगे। ये हमारे पास एक UML डायग्राम है, UML डायग्राम है। जैसे ही हमने अपनी रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट जो हमने एनालाइज की है उसका एक UML डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वन आ रहा है उसमें मेंशन है इंक्यूबेटर मॉनिटर। अब ये जो हमारे पास इंक्यूबेटर मॉनिटर है ये हमारी मेन क्लास है, मतलब मेन क्लास का नेम है और हमारी जो क्लास है उसका नेम क्या है, इंक्यूबेटर मॉनिटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेम्प इंटीजर। यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है। वेरिएबल्स का सबको पता है, वेरिएबल वैल्यू जो चेंजेबल होती हैं, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं, उसमें कुछ इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, सेट आउट करते हैं। जैसे ही जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो टेम्प है और उसको जो हमने वैल्यू असाइन
असाइन की है वो इंटीजर है। और जो हमारे पास लास्ट वन बॉक्स है उसमें हमारे पास आ रहा है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, गेट, टेम्प, इंटीजर। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेथड्स हैं या ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। यूएमएल डायग्राम को मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है। रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के बाद आपने कुछ इस तरह से यूएमएल डायग्राम बनानी है। अगर आपको एग्ज़ाम में या किसी भी आपको क्विज़ में अगर आपके पास केस स्टडी आती है और आपको ये कहा जाता है कि इसके यूएमएल डायग्राम बनाएं, तो आप कुछ इस तरह से, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है, इस तरह से कुछ आप अपनी यूएमएल डायग्राम बनाएंगे। और यूएमएल डायग्राम बनाने में सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है कि आप अपनी क्लास का नेम जो है उसको डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास नेम है वो क्या है, इंक्यूबेटर मॉनिटर। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे। टेम्प मेरा वेरिएबल है और इंटीजर उसको मैंने वैल्यू असाइन की हुई है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है ऑपरेशंस या मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑपरेशन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और गेट टेम्प। नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है स्पेसिफाइंग द स्टेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद, मीन टू से क्लास डायग्राम बनाने के बाद स्टेट वेरिएबल और स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे। मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ। स्पेसिफाइंग द स्टेट, इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि हमने यूएमएल डायग्राम बनाई है, यूएमएल डायग्राम बनाने के बाद स्टेट वेरिएबल और स्टेट्स को डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पर स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट्स क्या होती हैं? सबसे पहले आपने वो कंडीशन चेक करनी होती है कि ये कंडीशन कहाँ पर है और किस पोजीशन में है और इसको किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने सबसे पहले स्टेट में ये देखना होता है कि जो कंडीशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो कंडीशन कहाँ पर है, किस कंडीशन में है और उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब जो हमने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर पढ़ा है कि सबसे पहले फेज़ में हमने क्या करनी है, रिक्वायरमेंट एनालाइज करनी है। और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, स्टेट को एनालाइज कर रहे हैं कि ये कंडीशन कहाँ पर है, किस हालत में है और इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। और स्टेट्स पर जाने से पहले वेरिएबल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में वेरिएबल होते हैं, आपने C++, जावा और C# इस तरह की लैंग्वेज पढ़ी नहीं होगी, उन लैंग्वेज में आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं। इसी तरह अब जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास जो वेरिएबल आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास ये n इस शेप में आ रहा है, इसकी जो मिडल लाइन है वो डबल है। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर। सेकंड जो हमारे पास आ जाता है n1 इंडिकेट करता है नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। नेक्स्ट वन मेरे पास आ जाता है z, जो कि इंडिकेट करता है इंटीजर्स वैल्यू को या इंटीजर्स नंबर को, और इसमें z में पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट वन मेरे पास आ जाता है r क्या इंडिकेट करता है मेरे रियल नंबर्स को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर डैट कैन इंडिकेट अ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन का आपको पता होगा कि रियल नंबर में फ्रैक्शन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बूलियन वैल्यू। बूलियन में हम क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स। बूलियन में जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वो 0 आती है या 1 आती है, और 0 और 1 को हम कंसीडर करते हैं ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट वन मेरे पास आ जाता है 4, जो कि करैक्टर है, द सेट ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स। ये जो वेरिएबल अभी हमने पढ़े हैं, स्टेट्स पढ़ी हैं, आई होप कि आप इससे पहले भी फेमिलियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, वीना डेवलपमेंट में पहली स्टेट किस तरह से होगी। मतलब हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं और हमने अपनी स्टेट को किस तरह से डिक्लेयर करना है।
तो आप इसमें देखें, इसका सिंटेक्स इस तरह से है, स्टेट, ये हमारे पास जो है वो बिल्ट इन, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिंटेक्स है। जब भी हमने स्टेट को डिस्क्राइब करना है या डिक्लेयर करना है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, स्टेट, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास इंक्यूबेटर मॉनिटर। अब ये इंक्यूबेटर मॉनिटर जो है ये हमारे पास क्लास का नेम है। अगर प्रीवियस हम अपनी फर्स्ट वाली स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो हमारी क्लास का UML क्लास का नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंक्यूबेटर मॉनिटर। तो जब हमने अपनी स्टेट को डिक्लेयर करना है तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्लास का नेम आ रहा है, इंक्यूबेटर मॉनिटर। और देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑफ। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, टेम्प, और उसको क्या वैल्यू असाइन की है, जी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जी वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, और नेक्स्ट में हम इसको एंड कर देंगे। ये सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हम अपनी एक स्टेट को डिक्लेयर कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा से फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी आपको केस स्टडी में, कोई भी आपको पेपर में या क्विज़ में आपको केस स्टडी आती है और उसमें आपको ये कहा जाता है कि आपने इसकी स्टेट्स को डिक्लेयर करना है या इंडिकेट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से सिंटेक्स लिखना है, स्टेट क्लास नेम ऑफ, देन आपके पास वेरिएबल आ जाएंगे और आपने उनको डिक्लेयर करने के बाद एंड कर देना। स्टेट को डिफ़ाइन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आ जाता है स्पेसिफाइंग दी ऑपरेशंस। हमने ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ पर हम अपने ऑपरेशन को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के लिए अगर हम अपनी प्रीवियस फर्स्ट वाली स्लाइड पर जाएं, हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में क्या कहा था कि ये हमारी क्लास नेम है, ये हमारे पास वेरिएबल हैं और ये मेरे पास मेथड्स हैं या ऑपरेशंस हैं। अब ये मेरे पास मेथड है या ऑपरेशन है, अब इनको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी ये अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि हमने ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए अपने UML में जो मेथड को डिक्लेयर किया हुआ है उसको किस तरह से यूज़ करना है। वीनर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन। हमारे पास जो ऑपरेशन है वो 4 पार्ट्स पर या 4 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है ऑपरेशनल हेडर। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपना ऑपरेशनल हेडर जो है उसको डिफ़ाइन करना है। ऑपरेशन हेडर डिफ़ाइन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सटर्नल क्लॉजेज। हमारे पास जौन सी एक्सटर्नल क्लॉजेज आ रही होंगी हम उनको डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट ये है कि हम अपने प्री कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगे। प्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जिसको आप कहते हैं, और इन द लास्ट आप इसकी पोस्ट कंडीशन को डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास पोस्ट कंडीशन या आउटकम जो है वो किस तरह से आ रही है। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वीनर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसमें 4 सेक्शंस हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले जो है वो ऑप्शनल हेडर है, नंबर 2 एक्सटर्नल क्लॉजेस है, नंबर 3 प्री कंडीशन एंड इन लास्ट वन पोस्ट कंडीशन। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हम अपने ऑपरेशंस को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड को डिस्कस करने के बाद अगर हम दोबारा से अपनी पहली वाली स्लाइड को देखें और अपने ऑपरेशंस पे फोकस करें। अभी हमने जस्ट ये पढ़ लिया है कि ये हमारी क्लास जो है इंक्यूबेटर मॉनिटर, ये क्लास नेम है। उसके बाद हमारे पास जो है वो वेरिएबल आ गए हैं और लास्ट वन में हमारे पास क्या है, ऑपरेशंस हैं या मेथड्स हैं। अब ये जो ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले मेरे पास ऑपरेशन कौन सा आ रहा है, इंक्रीमेंट का। अब मैं इंक्रीमेंट को जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। इंक्रीमेंट में सबसे पहले क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट क्या है, ऑपरेशनल हेडर है, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 ऑपरेशन जो है उनको डिस्कस किया है कि इन चारों को हमने देखते हुए अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। और सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेशन आ रहा था वो क्या है, इंक्रीमेंट का। अब इंक्रीमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ऑपरेशनल हेडर। ये जो इंक्रीमेंट है ये मेरे पास ऑपरेशनल हेडर है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है EXTWR। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे ऑपरेशन का सेकंड पार्ट इंडिकेट कर रहा है जो कि है एक्सटर्नल क्लॉजेज। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। इंक्रीमेंट जो है ये मेरा ऑपरेशनल हेडर है।
नेक्स्ट वन जो है मेरे पास आ जाती है एक्सटर्नल क्लॉजेज। EXT मेरा इंडिकेट करता है एक्सटर्नल क्लॉजेज को। और अब ये WR क्या है? अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है कि EXT तो एक्सटर्नल क्लॉजेज को इंडिकेट कर रहा है और WR क्या है? यहाँ पर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो रीडेबल है, ओनली रीडेबल है या राइटेबल है, या दोनों है, रीड और राइट दोनों काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें WR जो है वो इंडिकेट कर रहा है राइट एंड रीड, मतलब रीड और राइट दोनों ऑपरेशन जो है वो इसमें परफॉर्म किए जाएंगे। और ये हमारा ऑपरेशन का सेकंड स्टेप है जो कि है एक्सटर्नल क्लॉजेज। ये आपको सेकंड पॉइंट एक्सटर्नल क्लॉजेज इंडिकेट हो रहा है। और यहाँ पर जो हम EXTWR यूज़ करेंगे, हम अपना एक्सटर्नल क्लॉजेज यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसकी प्री कंडीशन को डिफ़ाइन किया। अगर हम अपने ऑपरेशंस को देखें तो ऑपरेशन में मेरे पास जो थर्ड कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है? प्री कंडीशन। तो यहाँ पर PRE मेरा इंडिकेट कर रहा है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन की है कि मेरा जो टेम्परेचर है वो लेस देन 10 होना चाहिए। और इन द लास्ट जो मेरा ऑपरेशन है वो क्या है? पोस्ट कंडीशन है। ऑपरेशन की ये मेरे पास सेक्शन है जो कि इंडिकेट कर रहा है पोस्ट कंडीशन को। वापस हम इस एग्जांपल पे आए तो ये मेरे पास जो है वो पोस्ट कंडीशन को, पोस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पोस्ट कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर इसमें देखेंगे पोस्ट कंडीशन का मतलब है कि हमारे पास आउटपुट क्या आई है, क्या आउटपुट में कुछ चेंज आया है, कोई अपडेट हुई है, या हमारी जो प्रीवियस वाली थी वैसी ही है। यहाँ पर इंडिकेशन जो पोस्ट कंडीशन है वो हमारी आउटकम है बेसिकली। तो यहाँ पर देखें कि ये मेरा टेम्प वेरिएबल है और उसमें नेक्स्ट जो है वो टेम्प इसके ऊपर बार आया हुआ है +1। अब यहाँ पर ये जो टेम्प बार है ना ये चेंजिंग को इंडिकेट कर रही है। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि टेम्प के ऊपर जो बार है ये हमारी चेंज आउटपुट को शो कर रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आया है। और अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास चेंज क्या आया है कि टेम्प में हमने +1 कर दिया है, मतलब हमने इंक्रीमेंट कर दिया है और उसके बाद हमने अपना टेम्प वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर दिया है। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर हम देखें अपनी फर्स्ट वाली स्लाइड पर तो हमारे पास इंक्रीमेंट का फंक्शन था वो हमने ऑपरेट कर लिया। नेक्स्ट वन मेरे पास क्या आ रहा है? डिक्रीमेंट। अब हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी क्या है? डिक्रीमेंट। और जिस तरह अगर आपको ये एग्जांपल की समझ आ गई है तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डिक्रीमेंट जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑपरेशनल हेडर को। EXT जो है वो एक्सटर्नल क्लॉजेज है, राइट एंड रीडेबल है और टेम्प की वैल्यू Z है। Z जो हमने प्रीवियस स्लाइड इस स्लाइड में पढ़ा था कि Z जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर। नेक्स्ट आप देखें तो प्री कंडीशन यहाँ पर मैंने क्या सेट की है? टेम्प जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन -10 है। और पोस्ट में पोस्ट जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है मतलब पोस्ट कंडीशन उसमें क्या है? टेम्प बार -1। टेम्प बार अगेन चेंज को ही डिक्लेयर कर रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है और माइनस, और चेंज क्या आया है कि हमने टेम्प में से 1 को माइनस कर दिया है। अब ये सब बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो ऑपरेशंस है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं और उन 4 सेक्शंस पर बेस करते हुए आपने अपने ऑपरेशंस को डिफ़ाइन करना है। और यहाँ पर हमारे पास जो जिन ऑपरेशंस को मैंने डिफ़ाइन किया है वो इंक्रीमेंट था और डिक्रीमेंट था। इन दोनों को मैंने ऑपरेशन के 4 सेक्शन को बेस बनाते हुए फिर ही मैंने इनको डिक्लेयर किया है या इनको मैंने डिफ़ाइन किया है। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे पास जो ऑपरेशन थे वो कौन कौन से थे? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये 2 मेरे पास ऑपरेशंस थे। इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये जो ऑपरेशन के 4 सेक्शंस हैं इनको फॉलो करना है और मस्ट भी फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इंक्रीमेंट का ऑपरेशन देखते हैं तो इसमें भी इन चारों को फॉलो किया हुआ है। फॉलो करते हुए सबसे पहले ऑपरेशनल हेडर है, फिर हमारे पास एक्सटर्नल क्लोजेस है, प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन है। यही सारी 4 कंडीशन जो है वो हमने डिक्रीमेंट में भी इम्प्लीमेंट की है और अपने ऑपरेशंस को डिफ़ाइन किया है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे
हमारे पास जो स्लाइड आ जाती है उसमें हमारा है डिक्लेरेशन कांस्टेंट। डिक्लेरेशन कांस्टेंट को क्यों यूज़ किया जाता है? वीनर डेवलपमेंट मॉडल की रीडेबिलिटी को चेक करने के लिए। डिक्लेरेशन कांस्टेंट किस लिए यूज़ किया जाता है? अपनी वीनर डेवलपमेंट मॉडल की रीडेबिलिटी को चेक करने के लिए। जिस तरह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि दो वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, मिन और मैक्स का, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है, -10 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में देखें तो इसमें हमने क्या किया है कि दो ऑपरेशन तो यूज़ किए हैं, लेकिन दोनों ऑपरेशन जो है वो एक ही केस स्टडी से रिलेटेड है। और इसमें हमने ये जो कंडीशन प्री कंडीशन डिफ़ाइन की हुई है, ये मेरे पास जो है वो मिनिमम है, और नेक्स्ट वन डिक्रीमेंट में मेरी मैक्सिमम है जिसमें 10 और -10 वैल्यू है। अब हम यहाँ पे इनको करने का मकसद ये है कि यहाँ पे इनको सेपरेटली जो कर रहे हैं, तो अगर हम डिक्लेरेशन कांस्टेंट में चले जाते हैं तो उसको कुछ इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, प्री टेम्प ग्रेटर देन मिन। मतलब हम इसको, ये इतना इम्पोर्टेंट ये डिक्लेरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका मकसद यही है कि जो यहाँ पर प्रीवियस में हमने प्री कंडीशन सेट आउट की हैं, उन प्री कंडीशन को हम कुछ इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन कांस्टेंट में जो आपको प्री कंडीशन स्टैम्प और मिनिमम वैल्यू बताएंगे, मतलब जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है वो 10 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी -10 है। इस तरह से भी आप अपने डिक्लेरेशन कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं और जो आज हमने पढ़ा है उसको समराइज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था वीनर डेवलपमेंट मेथड्स। इंक्यूबेटर केस स्टडीज हमने ली है और उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े हैं। इंक्यूबेटर हमने पढ़ा है कि इंक्यूबेटर क्या है। इंक्यूबेटर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ किया है। रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद यूएमएल डायग्राम बनाई है। यूएमएल डायग्राम में हमने क्लास का नेम, वेरिएबल और ऑपरेशंस को डिफ़ाइन किया है। नेक्स्ट हमने स्पेसिफाइंग द स्टेट्स को डिस्क्राइब किया है। हमारे पास n1 z 4 ये जितने भी वैल्यूज़ आ रही थी इनको डिफ़ाइन किया है कि ये किस किस चीज़ को डिक्लेयर कर रही है। और इसके साथ साथ हमने एक एग्जांपल स्टेट इंक्यूबेटर मॉनिटर ऑफ, नेक्स्ट वन हमने वेरिएबल यूज़ किया और एंड अप कर दी। ये हमारा सिंटैक्स था किसी भी स्टेट को डिफ़ाइन करने का। इसके बाद हमने स्पेसिफाइंग दी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस आ सकते हैं। ऑपरेशंस जो है वो एक ऑपरेशन को 4 सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है। नंबर 1 ऑपरेशन हेडर, एक्सटर्नल क्लॉजेस, प्री कंडीशंस और पोस्ट कंडीशन। जब भी आपने किसी ऑपरेशन को फुलफ़िल करना है, उसको डिफ़ाइन करना है, तो इन 4 सेक्शन पे बेस करते हुए आपने इसको डिफ़ाइन करना है। और लास्ट वन हमने पढ़ा है डिक्लेरेशन कांस्टेंट। और आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।